सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, पंजाब अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना कर रहा है, जबकि मानसून के 9वें स्पेल के तहत आइंदा 2 दिन मजीद बारिशों की पेशगोई है। बिल्कुल, ये वार्निंग पीडीएम में पंजाब के डायरेक्टर ने जारी की है और उनका ये कहना है कि दरिया चनाब का पानी अगले चंद घंटों में मुल्तान पहुंचेगा और तकरीबन अगर कहा जाए रावी और चनाब के पानी जब मिलेगा तो तकरीबन ये 9 लाख क्यूसेक का रैला बन जाएगा। और उसके बाद में दूसरी जानिब पीडीएम की भी एडवाइजरी के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाइस अगले 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जबकि इंडस वाटर कमीशन ने बताया है कि भारत से जो सैलाबी रैला आ रहा है वो पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह को मजीद बुलंद करेगा। इस हवाले से पीडीएम का ये मौक़िफ़ है कि भारत में दरिया सतलुज पर वाक़ हरीके और फिरोजपुर बुलंद तरीन सैलाबी सतह पर हैं, जिसका असर नीचे के जो पाकिस्तानी अज़ला हैं उन पर पड़ेगा। और जो नीचे के अज़ला हैं वहाँ पर हाई अलर्ट तो कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल तबाही तो होनी है, चाहे वो माली नुकसानात की सूरत में ही क्यों ना हो। जो भारत के शुमाली इलाके हैं, ख़ास तौर पर वो कैचमेंट एरियाज जहाँ से दरिया पाकिस्तान की तरफ आते हैं, वो भी हालिया हफ्तों में शदीद और मुसलसल बारिशों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए भी यकीनी तौर पर ख़तरा है, क्योंकि भारत ना चाहते हुए भी पानी पाकिस्तान की तरफ आएगा। और भारत के तो महकमा मौसमियात ने उसने आइंदा 36 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और भारतीय पंजाब में मज़ीद शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इन खतरात और खदशात के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली का एक नया इजलास शुरू हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने यकजहती का इजहार किया, सैलाब मुतासरीन के साथ हमदर्दी दिखाई, लेकिन ये सियासी हम आहंगी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी है। अपोजिशन ने बानी पीटीआई की हिदायत पर एनडीएमए की ब्रीफिंग का बॉयकॉट भी कर दिया और यूँ एक बार फिर सियासत कौमी सानहे के दरमियान खींचातानी सामने आ गई है। ऐवान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हालिया तबाही को कुदरती नहीं बल्कि इंसानी गलती करार दिया है और हम मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में इसका जिक्र कर रहे हैं कि कुदरती आफत बाद में है, इंसानी गलती पहले है। और उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि दरियाओं, नदी नालों पर कब्जे, होटलों, हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीर और नाक़िस मनसूबाबंदी ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने जोर दिया कि छोटे डैम्स और फाल बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल करना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल के जो सानेहात हैं उनसे बचा जा सके। दूसरी तरफ अपोजिशन ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और वफाक की जो इमदाद है उसको नाकाफ़ी करार दिया है। सूबों की जानिब से मुसलसल यही फोर्स किया जाता रहा कि भाई रिलीफ के लिए फ़ंड्स चाहिए जो वफाक नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज और सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको सराहा, लेकिन वफाकी हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठा दिए। पी के रहनुमा नवीद कंवर ने भी वार्निंग दी कि अगर माहौलियाती बद इंतज़ामी और मौसमियाती तब्दीलियों को काबू ना किया तो अगले साल के सैलाब 22% ज़्यादा तबाहकुन हो सकते हैं, जबकि तवील मुद्दत में दरियाओं के खुश्क होने और ज़रई ज़मीनों के बंजर होने का भी ख़तरा है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन अपनी सियासी कशमकश से ऊपर उठकर सैलाब और माहौलियाती तब्दीली के बहरान पर कोई मुश्तरका कौमी लाहेअमल बना पाएंगे, या फिर इस बार भी सैलाब मुतासिरीन को सियासी नारों बयानात के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब। आपसे आगाज़ करना चाहूँगा अली बुखारी साहब, कौमी असम्बली में तमाम जमातें इब्तदा में तो एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आईं और जो भी सैलाब मुतासरीन से उनसे इज़हार यकजहती किया गया और सैलाब से जो जिस तरीके से सैलाब को रोका जा सकता है उसके सद्दबाब के लिए कुछ तकारीर भी सामने आई, लेकिन फिर इख्तिलाफात सामने आ गए। ये जो कौमी मसले हैं इन पर क्यों हमारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आती हैं, सियासत को आड़े ले आती हैं, कौमी मसला दब जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़ाद आपका। लेकिन बात जो कौमी मसला है उसको कौमी यकजहती से ही हल किया जा सकता है और कौमी यकजहती के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि कौम का जो मैंडेट है उसको माना जाए, ना कि फार्म 47 का मैंडेट माना जाए, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ मैं आपको एक बड़ी क्लियर और ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ जी कि जब ऐसे मामलात आते हैं इसको हमेशा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो पावर कॉरिडोर में बैठे होते हैं, जो आपकी हुकूमत होती है, वो जैसे तैसे भी बैठी हो, उसका काम होता है कि वो 2 कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ के चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ लेके जाए।
अब हम सैलाब के जो है वो जद में है। हमारा आधा से ज्यादा मुल्क जो है वो इस टाइम सैलाब, चाहे हम जीबी की बात करें, चाहे हम केपी की बात करें, चाहे हम एजेके की बात करें, और चाहे पंजाब की बात करें, और अब आगे सिंध की तरफ। आपको पता है कि पिछले 2 साल कबल भी एक सैलाब आया था जो बलूचिस्तान में आया, और सबको पता है कि वो माहौलियाती प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें आई हैं उसके बाद वो चीज़ें स्टार्ट हुई। केपी में इस दफ़ा जो आया क्लाउड ब्रस्ट और सारे के सारा चीज़ें, और जो अभी जीबी में आया, और जीबी के बाद जो है आपका एजेके में आया, ये सारे के सारा क्लाउड ब्रस्ट हुआ और बारिश का पानी आया। ऑन द अदर साइड जो अभी पंजाब में और बाकी जगहों पे आ रहा है, इसमें तो ओवर फ्लडिंग हुई है, और ये इंडिया ने जो पानी छोड़ा वो सारा भी आया उसके अंदर, और उसका हमारे पास बाकायदा एक मैकेनिज्म के तहत हमें इंफॉर्मेशन थी। अगर वो ना भी बताते तो हमें पता था कि इतनी बारिश इंडिया में हो रही है और पानी उन्होंने रिलीज करना ही करना है, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, क्योंकि खुशी तो नहीं छोड़ रहे थे पानी। पानी तो एक दुनिया का सोर्स और रिसोर्स है बहुत बड़ा। इसके मुताबिक दुनिया में तो स्वीट वाटर बिकता है हमेशा, इसलिए हमने जो पानी का बंदोबस्त है वो अपने पिछले 50 सालों में हमने किया ही नहीं। हमने पानी के ऊपर इतनी तवज्जो ही नहीं दी। अब बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब की बात आपने कही, कहने के तो हद तक उनके अल्फाज ठीक थे, लेकिन लोकल गवर्नमेंट ने आके डैम तो नहीं बनाना था भाई, डैम तो बनाना है आप लोगों ने, और आप माशाल्लाह से पिछले 40 साल प्लस से असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं। 80 से लेके आज तक देख लें आप, तो जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है यही किसी ना किसी शक्ल पर रही, एक्सेप्ट 3 ईयर्स, 3.5 साल हमारे जो गुजरे, तो सारा के सारा डिडक्ट कर दें। जो 3 आमरों के दौर गुजरे, अगर आप मैं उसमें से अयूब खान साहब को निकाल के उसके बाद अगर पॉलिटिकल कैरियर का स्टार्ट करूं, पीपल्स पार्टी जहां से स्टार्ट हुई और वहां से लेके आप आज तक लेकर आऊं, तो परवेज मुशर्रफ और ज़िया-उल हक का दौर भी निकाल दें और अयूब खान का भी डाल दें, तब भी 40 साल बनते हैं इनके। तो ये आपके बहसियत कौम, बहसियत सियासतदान, इन लोगों की प्रायोरिटी ही नहीं रही। और आज आप एक रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा जो 2010 में सैलाब आया था, जो 2010 में सैलाब आया था, इंटरनेशनल रिपोर्ट ये है कि दुनिया में स्वीट वाटर जो है वो बिकता है, और हमने अपने बजट से डबल कीमत का पानी समुद्र में फेंक दिया। अब इसको सोल्यूशन तो लेकर आना है हमने, और सोल्यूशन नहीं लाएंगे तो लेकिन बुखारी साहब आप उनकी तो ईयर्स गिनवा रहे हैं। 12 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में हो गए, और खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बिल्कुल जी, और हमें टाइम इतना लग गया, 12 साल से भी ज्यादा हो गया। और सबसे पहले 50 साल बाद किसी बंदे ने अगर किसी डैम, मोहम्मद डैम का इफ्तिताह किया तो उसका नाम इमरान खान है, उसी ने जाके किया। और मोहम्मद डैम जो है वो अपने तामील के आखिरी मराइल में है, अगर ये बजटिंग कर देते उसको तो वो खत्म हो चुका होता। नंबर 1। नंबर 2 चीज जो है, वहां पर पानी एकदम नहीं आया, मतलब इस तरह नहीं आया कि ग्रेजुअली पीछे से चलता आ रहा है। वहां पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ और वहां से बहुत बड़े पत्थर और सारी की सारी लैंड स्लाइडिंग होके आ गई। वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह चनाब का पानी आ रहा है, सुतलज का पानी आ रहा है, रावी का पानी आ रहा है, कि पीछे से पानी। लेकिन अब तो आप लोग वजूहात गिनवा रहे हैं बुखारी साहब। जब 2012 में फ्लड आया, 2010 में फ्लड आया था खैबर पख्तूनख्वा में, उस वक्त बानी पीटीआई हुकूमतों पर तनकीद करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। अब जब आपकी वहाँ हुकूमत है तो आप बता रहे हैं कि यहाँ क्लाउड बर्स्ट हुए हैं और ये सूरत हाल पैदा हुई है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 2010 में भी हमारी हुकूमत नहीं थी वहां पर, हमारी हुकूमत तो आई 2013 के बाद। ठीक है जी, अब बात ये है कि आपकी हुकूमत नहीं थी उस वक्त, किसी और की हुकूमत थी, तो आप लोग तनकीद का निशान नहीं बनाते थे कि हुकूमत जिम्मेदार है। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप दो चीजों को फाद मिक्स कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ कि जी मुझे 50 सालों में कोई एक आपका बता दें लीडर जिसने जाके किसी डैम का इफ्तिताह किया। मैं तो कह रहा हूँ कि इमरान खान ने केपी में जाके इफ्तिताह किया। मोहम्मद डैम केपी में बनना शुरू हुआ, दैट इज ऑन द रिवर पाथ। ठीक है, और उसके ऊपर जो है उसका काम तकमील में होना चाहिए। नासिर भट्ट साहब से भी इसका जवाब ले लेते हैं। भट्ट साहब, ख्वाजा आसिफ साहब भी तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमतों की गलती है, जिस पर आपने भी यकीनी तौर पर देखा होगा हनीफ अब्बासी साहब ने उनका रिप्लाई किया कि अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना ना बनाएं। तो इंसानी गलती ज्यादा है, कुदरती आफत कम है, तो कहाँ गलती हुई हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अपने भाई की बातें सुन रहा हूँ, इनको खुद ख्याल होना चाहिए कि इतने लंबे लंबे वो झूठ बोल रहे हैं। भाई आप कहते हैं हुकूमतों की जिम्मेदारी है, तो केपीके में तो तीसरी हुकूमत है आपकी। उधर जो आपकी कारकर्दगी है दुनिया के सामने है, पाकिस्तान के हर शहरी के सामने है। आप तो कारकर्दगी में भी कर लेंगे। सर आप मेरी बात सुने ना, आपने कितनी लंबी तकरीर की है, मैंने कुछ आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप रूड़ा का ही जवाब दे दें। जो रवि में देखें, आप रूडा का ही जवाब दे दें। क्या किया आपने वहां? इमरान खान ने रूडा बना के क्या किया? ये काम भी तो आपने किया ना।
तो बात यह है कि आप अगर कुछ नहीं अच्छा काम नहीं कर सकते, कोई दूसरा अच्छा काम करता है उसकी तारीफ किया करें। पंजाब में जब ये सैलाब आया तो आप मुझे बताएं कि सीएम पंजाब ने जितनी मेहनत से मुराद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हर जगह पहुंची। आपके यहाँ जब केपीके में सैलाब आया या जो लोग 13 वो एक खानदान के लोग जो बेचारे चले गए, वो 3 घंटे हेल्प मांगते रहे कि हमें बचा लो, तो आपके पास तो 11 22 के वो लोग आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। एक ने कहा जी मैं तो पानी से एलर्जी है मुझे, मैं तो पानी में जाता ही नहीं। वो आप लोगों ने भर्ती किए हुए थे लोग। लेकिन मैं ये नहीं करता कि इसमें सियासत होनी चाहिए। मुश्किल जब आ जाए तो उसके लिए आपको मुश्किल हालात को बेहतर करने के लिए या उनको संभालने के लिए आप अगर दूसरा भी आपकी हेल्प करता है, जैसे पंजाब के सीएम साहब ने कहा, हुकूमत की भी तो कहीं ना कहीं गलती है जिस पर ख्वाजा आसिफ ने तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत को ही उन्होंने कहा डैम्स होने चाहिए थे, जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उन्हें भी फाल होना चाहिए था, क्यों नहीं किया जा रहा? पंजाब में ख़ास तौर पर जो MNAs MPs हैं वो जो इख्तियारात हैं उनको निचली सतह पर मुंतकिल करने में किस बात से हिचकिचाते हैं? देखिए नहीं, ये आपकी बात ठीक है। ख्वाजा साहब ने उन्होंने ठीक कही है ना कि हमें आइंदा के लिए सोचना चाहिए। ये पानी हर साल आता था, लेकिन ये क्लाइमेट का जो एक नया ये सिलसिला शुरू हुआ पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा हो गया। अल्लाह हमें महफूज रखे इसे, और हमें तनकीद एक दूसरे पे कम करके हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प की जाए, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो केपीके है, जो पॉइंट ख्वाजा आसिफ साहब ने उठाए, नदी नालों पर कब्जा, होटलों हाउसिंग सोसाइटीज की तामीर, नाकिस मनसूबाबंदी, बल्दियाती हुकूमतों का फाल ना होना, ये तो हुकूमत के इख्तियार में है ना, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत के जो भी इसमें जिम्मेदार काम आते हो। ये काम तो हो सकते थे, मालूम था कि सैलाब ने आना है, हर साल ये भी ये आएगा, ये कुदरती आफत नहीं, कम अज कम इसको इंसानी गलती में तो तब्दील ना किया जाए। नहीं, मैं आपकी बात आपने फिर पहले सीएम साहब का कल का एक मैसेज उन्होंने कहा कि लेफ्ट राइट पे जितनी हाउसिंग सोसाइटी इनको खत्म कर दिया जाएगा, ये अब नहीं रहेंगी। लेकिन इनको जो बनाने वाले हैं जिन्होंने ये गलती की, उनको भी एहसास करना चाहिए क्यों किया उन्होंने, और जो फंड रिलीज किए पंजाब हुकूमत ने, भट्ट साहब, जो फंड रिलीज किए रूडा को बचाने के हवाले से, वहां पर उसके नवा में जो डैम्स बड़े बनाने के हवाले से बात हुई है, एक पूरा प्रोजेक्ट सामने आया जो ज़ेरे गर्दिश भी है, उसका फिर क्या होगा? अगर वो सोसाइटीज़ ख़त्म कर देंगे तो फिर ये जो डैम्स बना रहे हैं, जो इतना खर्चा कर रहे हैं, इसका देखे ना, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आफत आई है, देखे ना, अगर हमने इजाज़त क्यों दी, ये रूडा हमने क्यों इसकी बुनियाद रखी? ठीक है, अब अगर एक चीज़ जो है ना, देखिए कितना जानी नुकसान, हालांकि अल्लाह ने बचा लिया कि बर वक्त इक़दाम किए गए, जानी नुकसान कम हुआ। आप देखें मवेशी कितने बचा लिए गए। जो किसान होते हैं वो अपने घरों से निकल नहीं रहे थे कि हमारे मवेशी किधर जाएंगे, हमारी तो जिंदगी और हमारा रोजगार यही है, उनको भी बचाया गया लाखों के हिसाब से। लेकिन ये अब जो फैसला हुआ है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सीएम साहब ने कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस है कि जितने रावी के लेफ्ट साइड पे हाउसिंग सोसाइटी इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो आप देखें ना, फिर इसका तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे बतौर पंजाब हुकूमत और बतौर वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कोशिश करेगी कि इस अहम मसले पर तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, APC बुलाई जाए, अपने शदीद जो आपके मुखालिफ हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, आपको मैं बताऊं, जो जमहूरियत होती है तो उसमें यही होता है कि जितने भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको हमेशा हुकूमत ने बुलाया है, लेकिन वो आते ही नहीं, वो किसी बात पे इकट्ठे नहीं होते। आप ये कह दें आज टीवी पे बैठ के कि कल हुकूमत बुलाएगी तो अपोजिशन जो है वो साथ देगी। हमें अगर किसी जगह कोई कहते हैं ना कि अपोजिशन का क्या काम होता है, अगर हुकूमत किसी जगह कोई इस तरह का इकदाम कर रही है जिसमें वो समझते हैं कि ये अवाम के लिए बेहतर नहीं है, तो अपोजिशन का काम है वहाँ आवाज़ उठाए, बताए, और हुकूमत उसको अप्रिशिएट भी करेगी। लेकिन वो आते ही नहीं। उनकी जिंदगी का एक मकसद है कि इमरान खान को जेल से निकालो। इमरान खान 190 मिलियन की चोरी में बंद है, लोगों को कहता था, इल्जाम लगाता था, उसकी सियासत शुरू हुई कि चोरी है जी, ये चोर है जी, चोर है जी। अब कौन चोरी में बंद है? किसने 190 मिलियन चोरी किया है? अदालत ने किसको सजा दी है? 14 साल। तो ये बात है, ये चीजें अगर वो रविश अपनी चेंज नहीं करेगा इमरान खान, और इसी को आप देखें ना, आप मुझे बताएं कि बुलाया जाता है कि आए जी अपोजिशन के बैठ के बात करते हैं, और ये बात नहीं करते, ये कहते हैं नहीं जी हमें वो जेल से निकालें।
जेल से कोई नहीं आना इमरान खान ने, जब तक अदालत उसको जेल से नहीं निकालेगी, हुकूमत ने ना उसको जेल में भेजा है। तो ये कहते हैं मुलाकात करवा दें, आप लोगों ने मुलाकात नहीं करवाई थी। अली बुखारी साहब, अली बुखारी आगे बढ़ लेते हैं, बट साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। अली बुखारी साहब, जो ब्रीफिंग दी गई है NDMA की जानिब से, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करने जा रही है इस अहम मामले पर भी, जहाँ पर तमाम कौमी जो मामला है, कौमी सानहा हुआ है, इस पर एक प्लेटफॉर्म पर एक होना चाहिए था। NDMA ने ब्रीफिंग देनी थी, कहाँ कहाँ क्या तबाही हुई और मुस्तक़बिल में क्या कुछ इसके सद्जवाब के लिए किया जा सकता है, उसका भी आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। अभी भट्ट साहब भी इस जानिब इशारा कर रहे थे कि आप लोग बैठते ही नहीं है, तो फिर आपसे बात क्या की जाए। देखें फवाद, बड़ी सीधी सी बात है और बंदे को बड़ा ऑनेस्ट होकर बात करना चाहिए। बात यह है कि NDMA की सारी ब्रीफिंग तो सारे टीवी को ही पता है, आपको ही पता है, हमें भी पता है। 22% ज्यादा अगली दफा बारिश होनी है, कहाँ का तबाही हो रही है, ये काम तो महकमा मौसमियात भी कर देता है। अगर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि ये चीजें तो हमें भी पता थी, आपको भी पता थी, मुझे भी पता थी, सारे मीडिया भी पता थी कि बारिशें ज्यादा होनी है। हमें यह भी पता था कि इंडिया में बारिशें ज्यादा होंगी, उनको पानी छोड़ना पड़ेगा। बात यह है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, आपकी गवर्नेंस कहाँ है। आप आज अभी भट्ट साहब बड़े आराम से कह रहे थे कि हाउसिंग सोसाइटियां खत्म कर दी। मुझे बताएं, परसों इनकी वजीर आला साहबा एक कश्ती में बैठ के एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मिनिस्टर है उसकी सोसाइटी में फिर कर आई हैं और ये बात कह रहे हैं रोडा पे तो अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, कोई बिल्डिंग ही नहीं बनी, कोई चीज ही नहीं हुई। ये तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, जो इनके सीनियर मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी है ये। हमने तो NOC नहीं दिया, हमारी गवर्नमेंट में तो NOC नहीं हुआ। रोडा के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उस पर तो कंस्ट्रक्शन आज तक हुई नहीं, अभी तो एक्विजिशन चल रही है एज पर माय इंफॉर्मेशन विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। नंबर 1। नंबर 2 चीज ये आगे कि ये कहते हैं कि हमारी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा तरीके से हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। छोड़े यार, कल आपकी वज़ीर आला गई और 2000 बंदे को खाना नहीं पहुंचा उनका सिक्योरिटी की वजह से। ऐसे काम होते हैं क्या? या ये काम है उनका जाके तस्वीरें खिंचाना और मामलात करना। नंबर 3, इन्होंने बड़े आराम से कह दिया मुल्क पानी में डूबा हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी बार बार कम से कम ग्राउंड पे नजर तो आ रही है, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यानी गंडापुर कहीं नजर नहीं आया। मैं आ रहा हूँ, इनको पूछे, उधर आ रहा हूँ जी, बिल्कुल उसी पे भी आ रहा हूँ। सुन लेना फवाद, क्वेश्चन आए हैं, मैं उनको एड्रेस तो कर लेने दें। अब बात यह है कि थर्डली ये कहते हैं जी कि हमारा जो बुलाया PDM, इसके अंदर इन्होंने NDMA वालों ने उसमें ब्रीफिंग के लिए नहीं है। यार इतने बड़े सानिये हुए, ऑपरेशन स्टार्ट हो गए KP के अंदर, KP CM ने बुलाया था, आप तो सिटिंग गवर्नमेंट में बैठे हुए थे, आप लोग गए? क्या पीपल्स पार्टी गई? क्या मुस्लिम लीग नून गई? नहीं गए। सो मीनिंग भाई आपकी प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अवामी लीडर होता है ना, वो ये अवाम के मुश्किल टाइम पे उनके साथ खड़ा होता है। तस्वीरें खिंचाने से बंदा लीडर नहीं बन जाता, या पेस्ट करने से लीडर नहीं बन जाता। नंबर 4, तो आपने KP की बात की, KP में रिलीफ पैकेजेस देखें, KP में रिलीफ पैकेजेस देखें, हमारा CM का पैकेज देखें। सर सुन लेना, भट्ट साहब आप भाई हैं, बड़े आपसे इज्जत का ताल्लुक है, सुन तो लें मेरी बात, फिर अपनी बारी में एड्रेस कीजिएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बात यह है कि CM को देखें, CM KP सबसे पहले बुनीर गया कि नहीं गया? हमारा चेयरमैन ऑफ द पार्टी गौर जो है बुनेर के अंदर 10 दिन तक वहां पर रहा, 10 दिन तक। हमारे आज भी लोग पार्टी की जो है अपनी मदद आपके तहत भी जो है यहाँ से जो राशन सामान हो गया लेके जा रहे हैं वहां पर, और जाके वहां के लोगों से जाके पूछें, आपको जवाब मिलेगा। ऑन द अदर साइड यहाँ पर बता दें आप मुझे कि यार आपको पता 2 महीने पहले चल गया था, ये तो मसाइल की बात हो रही है। मैं चाहूंगा मुझे ब्रेक पे जाना, शॉर्ट कमेंट नासिर भट्ट साहब का चाहिए। अली बुखारी साहब अगर आप इजाजत दें तो। भट्ट साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक तजवीज़ पेश की है कालाबाग डैम बनाने के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सियासी जमातों की तरफ से मुतनाज़ उसको कहा जाता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या इस तजवीज़ का खैर मकदम करेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक के अंदर इत्तेहादी जमात, पंजाब में भी इत्तेहादी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी शदीद मुखालिफ है, उसको मनाने के लिए कुछ सद्देबाब करेगी? अली अमीन गंडापुर साहब ने शाजिया मरी का जो इख्तलाफ था उसका जवाब भी दिया कि आए मेज़ पर बैठे बात करें इस पर। क्या PMLN इस तजवीज़ को खैर मकदम करेगी? सर देखें जी, अगर एक सूबे के वज़ीर आला ने एक तजवीज़ दी है और अगर वो वफाक में अपोजिशन इस बात को उठाती है तो हुकूमत ज़रूर उनके साथ बात करेगी। लेकिन ये इनकी बातें होती हैं, ये किसी चीज़ पर कायम नहीं रहते, ये हमारे साथ बैठते नहीं। ये तो इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड है, इनका वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ नहीं बैठता था। इनको कहें जो बात की हमारे साथ बैठे, ये सिर्फ बातें करते हैं, बातों के अलावा कुछ नहीं। वो गंडापुर को कहें तुम उस ख़ानदान को क्या जवाब दोगे जिनके 23 लोग वो जो इंतजार करते रहे कि हमें निकाल लो, 2 घंटे वो आवाजें देते रहे, कोई नहीं आया। ये इन लोगों का हाल है। ये दूसरों पे तनकीद करते हैं, ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते कि पंजाब के वज़ीर आला और इंतजामिया ने जितनी जबशानी से जो हो सका, जितनी कोशिश की। देखें कि आफत आती है तो इंसान जो है ना, दुरुस्त है, पंजाब के वज़ीर आला ग्राउंड में नजर आ रही है, लेकिन कालाबाग डैम के हवाले से आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे?
देखिए मैं आपको फिर कहूँ कि ये सब अगर वो ये तजवीज़ लेके आते हैं तो बाकी सियासी जमातें उनके बैठ के बात होगी। मैं कहता हूँ कि अपोजिशन की यही एक खूबसूरती होती है कि चाहे वो हुकूमत है चाहे अपोजिशन, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है। अपोजिशन की यही एक खूबसूरत चीज़ पेश करे। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, अली बुखारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से। वेलकम बैक नादीन। गुज़िश्ता रोज़ चीन के शहर तियानजन में शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसने एक नए कसीरुल जहती आलमी निज़ाम की झलक पेश की है। इस इजलास में न सिर्फ खित्ते में जारी तनाज़ात पर बात हुई बल्कि दहशत गर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की गई है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ भी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। इजलास के दौरान पाकिस्तान ने खत्ते में देरीना तनाज़ात के हल के लिए बामकसद और मुनज़्ज़म मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया और इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान हमेशा मुकालमे, सिफारतकारी और बाहमी ताउन को तरजीह देता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ तारीख़ में बेमिसाल हैं, जहाँ हमने 90,000 से ज़ायद जानें कुर्बान की और मईशत को भी पाकिस्तान की 152 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। उन्होंने हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हाथ मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया अब दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के बयानी को कबूल नहीं करती है। वज़ीर आज़म ने इसराइली जारहियत और गज़ा में जारी खून रेजी की भी मजम्मत की और फ़लस्तीन के मसले के 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत का इआदा किया। अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस पाकिस्तान में आने वाले हालिया तबाहकुन सैलाब और खित्ते में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोशनी डाली। इजलास में तियानजन डिक्लेरेशन मंजूर किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक ने दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत की और मुश्तरका तौर पर अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़्म को दोहराया। तियानजन डिक्लेरेशन में जाफ़र एक्सप्रेस, खुजदार और पहलगाम हमलों की खुलकर मजम्मत की गई और ये पैगाम देते हुए कि दहशत गर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ किसी मुल्क या खित्ते के लिए मखसूस नहीं होना चाहिए। साथ ही गज़ा में जो इंसानी अलमिया इस वक्त जारी है और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहियत पर भी वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने आया है। ये इजलास मगरबी दुनिया के जो ज़ेर असर यूरोसेंट्रिक निज़ाम है उसको चैलेंज करता नजर आया और एक ऐसे आलमी ढांचे की तस्वीर कशी करता है जहां छोटे और बड़े सब ममालिक को यकसा आवाज़ मिल सके। पाकिस्तान के लिए ये एक अहम मौका है कि उभरते हुए आलमी और इलाकाई इत्तेहादों में फ़ाल किरदार अदा करे और अपने जो कौमी मफादात हैं उसको बेहतर तौर पर उजागर कर सके। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीन को दावत भी दी है और जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी करे ताकि समरात पाकिस्तान को मिल सकें। क्या वाकई दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है और इस निज़ाम में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप क्या समझते हैं, शंघाई ताउन तंजीम वाकई एक नए कसीरुल जहती आलमी निज़ाम की तरफ इशारा करती है या फिर ये एक वक्ती सियासी बयानिया है? नहीं, देखें, ये तो सेंचुरी कंप्लीट जो है वो ये सेंचुरी एशियन सेंचुरी है और इसमें बड़ा मवाद मौजूद है पूरी दुनिया में कि जितनी ताकत का तवाज़ुन, खास तौर पर मईशत की ताकत का ताउन और जब मईशत का ताकत का ताउन जब वो अपना रुख मोड़ता है तो उसके साथ साथ फिर अस्करी ताकत भी रुख मोड़ना शुरू कर देती है। तो ग्लोबल वेस्ट से अब ग्लोबल साउथ के तरफ तमाम चीज़ें मूव हो रही हैं और आप अंदाज़ा करें कि ये जो एससीओ के ममालिक है दुनिया के 24% रकबा यानी लैंड इनके एरिए में आती है, 42% आबादी है दुनिया की, इसमें 1/3 ग्लोबल जीडीपी है, रेट तकरीबन पिछले 2 दिहाइयों में 100 गुना इजाफा हुआ है आपस में इन कंट्रीज का। तो ये तो बढ़ता जा रहा है और फिर नाव जो कहते हैं अभी आजकल जो तजिया निगार के गार्जियन ऑफ सॉवरेनिटी अगेंस्ट वेस्टर्न हेजमनी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये उस तरफ रुख तब्दील कर रहा है जो कि बड़ा नेचुरल है और जो कि बड़ा ऑर्गेनिक तरीका है इसका। और चाइना इसमें जाहिर है बहुत बड़ा मुहर्रिक है, फॉलोड बाय रशिया, बाकी ममालिक उसके साथ हैं। और आप देखें कि इस प्रोसीडिंग जो एससीओ की है इसमें वो सारों को साथ लेके भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जब जाफर एक्सप्रेस को कंडेम किया एससीओ के प्लेटफॉर्म से और साथ में जो खुददार
स्कूल पे बस पर ब्लास्ट हुआ था, उसको कंडेम करने के साथ पहलगाम को भी कंडेम किया उन्होंने, कि वहां जो, वो तो खैर पाकिस्तान पहले कर चुका था, लेकिन पहला ना उन्होंने किया पिछली मरतबा इस पे। तो कहने का मकसद ये है कि जो इलाकाई ममालिक हैं, हालांकि इंडिया 2 किश्तियों में पैर सवार होके चल रहा है, वो एलाइज है, इन राइटिंग एलाइज है, एग्रीमेंट के तहत एलाई है वेस्ट का, और अमेरिका के साथ 7 के करीब उसके एग्रीमेंट हैं जो अस्करी नोयत के एग्रीमेंट हैं, और इसी तरीके ओकास का को सपोर्ट करता है क्वाड के जरिए वो। तो उस लिहाज से उसके बावजूद इतना दिल कुशादा है चाइना का और एससीओ कंट्री का कि जो इलाकाई जितने भी ममालिक हैं उनको वो चाहता है कि वो प्रॉस्पेरिटी करें। अब रहा सवाल कि इंडिया इसमें किस हद तक सिंसियर होता है, उसकी सिंसियरिटी पे बहरहाल डाउट रहेगा। इसलिए डाउट रहेगा कि अगर वो सिंसियरिटी नहीं दिखलाएगा तो हम एससीओ ममालिक का नुकसान तो कम, अपना नुकसान ज्यादा इसलिए कराएगा कि वो जो ख्वाब है इंडिया का और इंडिया के लोगों का कि वो डबल डिजिट अपनी ग्रोथ पैदा को जारी रखे, अभी तो खैर 7% उनकी है, लेकिन वो डबल डिजिट पे जाना चाहते हैं, तो वो बगैर एससीओ के मुमकिन नहीं है। और फिर एससीओ में जो कलीदी इस वक्त फैसले हुए हैं वो दूररस किस्म के हैं। आपने मुझसे सवाल किया कि क्या ये वक्ती हो सकता है, नहीं, दूररस किस्म के फैसले हैं, दूररस किस्म के फैसले। आपका पॉइंट सामने आया डॉक्टर साहब। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो तयंजन डिक्लेरेशन जारी हुआ है उसमें खुजार एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस में जो हमले हुए थे उनकी मजम्मत की गई है, पहलगाम हमले की भी मजम्मत की गई है, पहलगाम में जो वाक़या पेश आया था, तो आप समझते हैं पाकिस्तान को जो सिफारती सतह पर तनहा करने की कोशिशें हैं वो अब नाकाम हो चुकी हैं? जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली मौक़िफ़ है उसकी बाकायदा तौर पर तायीद कर दी गई है, आलमी सतह पर उससे सराहा गया है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को? जब भी आप बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से और फाल तरीके से अपना डिप्लोमेसी करेंगे और अपनी कुव्वत को दिखला के करेंगे, तो पाकिस्तान ने यही किया। 26 मई को जो पाकिस्तान ने एलामिया जारी किया अपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाद, मीटिंग के बाद, उसमें आपकी पूरी पॉलिसी वाज़ेह करके रख दी गई कि हम पहलगाम को भी हमने कंडेम किया था, पाकिस्तान ने भी कंडेम किया था। तो अब एससीओ के प्लेटफॉर्म से अगर कंडेम हुआ तो हमें कोई एतराज उस पर नहीं है, हम तो पहले कर चुके हैं। लेकिन इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस पे इंडिया की तमाम मीडिया ने बगलें बजाई थी और इंडिया की गवर्नमेंट ने कंडेम नहीं किया था उसको, जाफर एक्सप्रेस को। इंडिया के गवर्नमेंट के तरफ से जो मुझे याद है वो खुददार स्कूल बस पर ये टेररिस्ट एक्ट को कंडेम नहीं किया था, हम तो कर चुके। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए 26 मई के बाद खासतौर पर, उससे पहले शुरू हो गई थी 7 अप्रैल से, तो उसमें हमने देखा कि जो हमने अपना तरीका कार रखा है दुनिया ने उसको माना है, जाना है। इसीलिए हम पर न जंग के दौरान कोई क्रिटिसिज्म हुई, और जब हमारा डेलीगेशन गया मुख्तलिफ ममालिक में बिलावल भुट्टो जरदारी के सरबराही में, तो उसकी सुनवाई हुई, उसकी पजीराई हुई। तो उसको देखते हुए अब जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान की आवाज बड़ी गूंजदार किस्म की थी। प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है उसमें सारे चीदा मामलात, और प्राइम मिनिस्टर ने तो उस पर कह दिया कि ये जो दोगलापन है इसमें टेररिज्म के मामले में इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की, तो उसको खत्म किया जाए। लेकिन आप बात कर रहे हैं हम एससीओ की इस वक्त, तो एससीओ इस वक्त ग्लोबल साउथ जो है वो डायरेक्ट इन चैलेंज आ गया है। इससे पहले तक की प्रोसीडिंग्स में ऐसा नहीं था। अब क्योंकि इतना ज्यादा कवि और इतना ज्यादा कुव्वत अख्तियार करता जा रहा है एससीओ, मैंने जैसा कि आपको एदाद शुमार दी, और उससे बढ़कर एक और चीज है जो कि अमेरिकन मिलिट्री पेपर्स में भी शाया हो चुका है, अस्करी पेपर्स में, वो ये है कि रशिया और चाइना मिलके जिस अंदाज में स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे सबकत लेते जा रहे हैं, और स्पेस बिल्कुल रशिया और चाइना मिलकर जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं वो तो एक अलग बात है। डॉक्टर साहब, वजीर आजम से रशियन प्रेसिडेंट की भी मुलाकात हुई है, और जो अगले बरस शंघाई ताउन तंजीम इजलास होगा उसमें शिरकत की, उन्होंने मॉस्को में दावत भी दी है। वजीर आजम ने भी कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी रशिया का दौरा करने की। तो आप क्या समझते हैं ये मुलाकात कितनी खुशाइंद है? दोनों ममालिक ने एक दूसरे के दरमियान
नए मुआहदे जारी रखने के हवाले से भी बात की है और ये कहा है कि आप दौरा करें तो फिर हम नए जो मौक़े हैं वो निकालेंगे, कारोबार करने के हवाले से भी, मईशत को आगे बढ़ाने के हवाले से भी। या रशिया देखिए बहुत बड़ा मुहर्रिक है इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और जब से रशिया पे प्रेशर बढ़ा है, जब से रशिया पे सैंक्शन लगना शुरू हुई हैं और लगी हैं, उस वक्त से रशिया खास तौर पर वो चाहता है, पहले से मुहर्रिक था, वो चाहता है कि इस ब्लॉक को, एससीओ को मजीद कवी किया जाए, मजीद मजबूत किया जाए। और इसीलिए तो पुतिन ने सबसे पहले जिक्र किया अपनी तकरीर में कि जो हम डेवलपमेंट बैंक बना रहे हैं उसमें खैर चाइना का भी सबसे बड़ा हाथ है। तो कहता है कि उसकी वजह यह है कि हम डॉलर को जो है उसकी सुप्रीमेसी को हम कम करना चाहते हैं, अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम रखना चाहते हैं। और ये एक बड़ी दुखती उस पे नब्ज पर हाथ रखने वाली बात है कि उसको सिस्टम को सर्कमेंट करना। अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जो आप अभी देखते हैं डॉलर की सुप्रीमेसी उसमें कम होगी, और यही तो फिक्र है अमेरिका को। और इसी वजह से अमेरिका नहीं चाहेगा कि इतनी आसानी से उसकी ये तमाम सहूलियात और कुव्वत खत्म हो जाए। तो यकीनन प्रॉब्लम्स तो आएंगी, चाइना रशिया इस ब्लॉक को भी आएंगी, पाकिस्तान को भी आएंगी, लेकिन एक नेचुरल और एक ऑर्गेनिक तरीके से, जिस तरीके से ये खिता तरक्की कर रहा है उसका मुकद्दर तरक्की। और पाकिस्तान इसमें बड़ा पिवटल किरदार इसलिए है कि कुदरत ने पाकिस्तान को जो जोग्राफियाई लोकेशन दी, वो लोकेशन बजाते खुद इसके लिए एक बड़ी अहमियत के हामिल है। सिर्फ फर्क ये है कि हमारे नौजवान ने मिलत, हमारे लोग इल्म और हुनर से आरास्ता होना शुरू हुए, मौके बहुत ज्यादा हैं। CPEC-2 की जो अभी प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं और उन्होंने की है और शीपिंग ने की है, उसमें हमारे जो मौके 70,000 के करीब जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी हमारे पास मौके हैं। लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकते हुए हमें देखना ये होगा कि हमारे वोकेशनल स्कूल क्या इतने हुनरमंद तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें वार फुटिंग पर तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर साहब मौके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये तयांजन डिक्लेरेशन है उसमें एक नए आलमी निज़ाम की तरफ इशारा है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इस नए निज़ाम में जाना चाहिए, नए इत्तेहादों के साथ शामिल होना चाहिए? इसमें पाकिस्तान के लिए कोई ख़तरा तो नहीं है, ख़ास तौर पर जो मगरिब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसके तनाजुर में अगर देखा जाए? पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और पाकिस्तान को UN चार्टर के मुताबिक कोई भी सॉवरन कंट्री किसी दूसरे सॉवरन कंट्री से अपने ताल्लुकात रख सकता है। जाहिर है वेस्ट इसको नहीं चाहेगा, लेकिन वेस्ट हमें कौन सा वेस्ट ने वारे निहारे हमारे कर दिए हैं। हमारा तो नेचुरल अलाइज और नेचुरल दोस्त ये ब्लॉक है, चाइना है, तो हमने तो इस ब्लॉक के साथ रहना है। लेकिन हम किसी और से दुश्मनी थोड़ी कर रहे हैं, हम अमेरिका के मफाद के खिलाफ एक पाकिस्तान एज ए नेशन के तौर पर तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ब्लॉक है जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत बना है, एक इंटरनेशनल कानून के तहत बना है। वो अपनी राहें अपनी मस्बत तरीके से मईशत में आगे बढ़ रहा है, सिक्योरिटी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे ममालिक, जब नेटो ये कर सकता है, जब EU ये कर सकता है, जब अफ्रीकन यूनियन ये कर सकता है, तो आप समझते हैं पाकिस्तानी अवाम को भी इस नए आलमी निज़ाम से फायदा पहुंचेगा? डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है, और फायदा सबसे ज्यादा घर में बैठे हुए मुसलमान नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के लोगों को हुनर और इल्म तो हासिल उस लिहाज से करें कि जो उनकी खपत CPEC-2 जिसमें कि इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें बहुत सारे वहां से मसनूआत शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर होगा, जिसमें बहुत ज्यादा साजो सामान बनाने की फैक्ट्रियां शिफ्ट होने का जो न सिर्फ मंसूबा है बल्कि वो चाइना के मफाद में भी है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का फायदा तो पाकिस्तान का मुकद्दर है, लेकिन इसी फॉरेन पॉलिसी को, इसी मोमेंटम को पाकिस्तान को बरकरार रखना होगा। हमारी कमाईगी ये रहती है कि हम मोमेंटम तो गेर करते हैं, मोमेंटम को तेज करके फिर किसी रास्ते पर हम उसको कम कर लेते हैं। उसको कम नहीं होने दें। आप और मैं मीडिया में बैठकर भी उसको इंशाल्लाह उस मोमेंटम को आगे बढ़ाने की हम बात करते रहेंगे। राइट। और सिफारती सतह पर डॉक्टर साहब कितनी बड़ी कामयाबी है? पुतिन से मुलाकात हुई वजीर आजम की, फिर चीन को भी जामे मुज़ाकरात की दावत दी है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, इस पर आपका क्या ख्याल है? इसमें देखिए, जब भी इस किस्म के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर समिट होती है तो साइड लाइन पर मीटिंग होती है,
लेकिन उन साइडलाइन मीटिंग में दावत का एक्सटेंड हो जाना कि पुतिन ने दावत दे दी हमें, ये एक बड़ी कामयाबी है। शी पिंग का फेज 2 की तरफ ध्यान देना, शी पिंग का प्राइम मिनिस्टर को दावत देना कि आप जो उनकी 80वीं वो है कमेमोरेशन है फासिस्ट जंग के खिलाफ, तो उसको उसमें शामिल होना, और ये जो 80वीं यानी 80th इनकी जो कमेमोरेशन है उसमें दुनिया दंग रह जाएगी। जो डिस्प्ले होगा उनके फौजी साजो सामान का, उसमें दुनिया दंग हो जाएगी। उससे अंदाजा होगा दुनिया को कि ये कितना आगे पहुंच चुके हैं। तो यस, पाकिस्तान की अहमियत इसलिए भी है कि उसको दावतनामा भी मिला है, इसलिए कि ऑन द साइडलाइन भी मीटिंग हुई है, इसलिए कि बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई है पाकिस्तान की, बाकी मुल्कों की भी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की भी हुई है, तो लिहाजा पाकिस्तान की अहमियत उसमें। एक और डॉक्टर साहब बड़ा अहम मामला है वो ये कि एससीओ जो डिक्लेरेशन है उसमें गजा जंगबंदी और ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत की गई है। आप क्या समझते हैं, क्या ये जो आलमी ताकतों का दोहरा मयार है उसको चैलेंज करने की इब्तिदा हो गई? जी, जैसा कि मैंने डॉलर के लिहाज से आपको कहा, पुतिन के अल्फाज में कि वो चैलेंज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये तो आपने जो अभी सवाल किया है मुझसे, ये जियोपॉलिटिकल दुनिया के लैंडस्केप के लिहाज से सबसे कलीदी ये इन्होंने डिक्लेरेशन दिया। इससे पहले एससीओ ऐसे मामलात में नहीं उलझता था, लेकिन अब क्योंकि एससीओ के ममालिक इतने ताकतवर हैं कि और वो उसूल को पे खड़े हो रहे हैं। ईरान के पे जो ज्यादती हुई है वो अमेरिका को उन्होंने डायरेक्ट कंडेम कर दिया है अपने प्लेटफॉर्म से, आप देख लें, और इस पे तमाम मेंबर ममालिक ने साइन किया है। इसको इजराइल को तो कंडेम करना ही था, लेकिन गजा के हवाले से, लेकिन जो अटैक किया है ईरान पर उस पे जिन अल्फाज में कंडेम किया है, यकीनन इससे अंदाजा होता है कि ये ब्लॉक कितना मजबूत होता जा रहा है। और देखें कि अभी अमेरिका का बिल्कुल ब्लॉक भी मजबूत होगा। आलमी ताकतों के दोहरे मयार को चैलेंज करने की इब्तिदा। कथा कलामी की माज़रत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त हुआ। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दुनिया सिफारती सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान के दुश्मन की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की तमाम साजिशें अब नाकाम हो चुकी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।